So hi, hello, welcome everyone. आपको आवाज आ रही है? ठीक है. So welcome to IBC elective का ये पार्ट. ठीक है. So let's play KBC today. कब बनेंगे CS? स्टार्ट कर. यहाँ पे हम जिस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड IBC इलेक्टिव ओपन बुक. एंड पेपर में मॉड्यूल 3 पेपर में पेपर 9.5. तो पहले कभी और ज़्यादा पेपर होते थे 8 पेपर्स, अभी ये 5 इलेक्टिव्स ही बचे हैं तो 9.5 हो गया. तो अब ये क्या चीज़ है, कैसे समझना है, वो सब चीज़ें देखते हैं. और इसमें आपको क्या क्या पार्ट लेके जाना और एग्ज़ाम में क्या क्या ध्यान रखना है वो सब चीज़ें भी देख लें. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ बुक्स टू कैरी. तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुक्स कैरी करनी पड़ती हैं. एंड स्टूडेंट्स को सीरियसली बोलता हूँ, कुछ चीज़ें आपको कंपल्सरी लेनी है. एक आपको IBC की बैरक लेनी है एंड बैरक विद रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली लेना. विद रूल्स एंड रेगुलेशंस 2022 एडिशन. ओके, तो ये लेटेस्ट बैरक आपको मार्केट में मिलती है. एंड इंस्टीट्यूट भी अपने को यही बोलता है कि बच्चों को IBC की बैरक पता होनी चाहिए. ये देखो, स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू रीड द बैरक रूल्स रेगुलेशंस देयर. ठीक है. तो IBC की बैरक लेना कंपलसरी है. हाँ भाई, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है अगर IBC इलेक्टिव पास करना है तो. अब ये सर कहाँ कैसे, देखो बैरक पब्लिकेशन जो है एक प्रोफेशनल वाला है. प्रोफेशनल वाला गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाला है. ये जो पब्लिशर है, तो ये गवर्नमेंट पब्लिशर है. ये आपको बहुत मतलब रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा. ऑनलाइन भी मिलता है, आपके लोकल स्टोर्स में भी मिल जाता है. दूसरा, आप टैक्समैन की चाहिए तो टैक्समैन की ले लेना, जो भी अगर आपको पसंद हो. रिमेंबर, बैरक लेना, कोई मोटा मोटा थियोरी थीसिस वाला बुक नहीं चाहिए, सिर्फ बैरक चाहिए. तीसरा, आपका करंट पब्लिकेशन है, करंट पब्लिकेशन भी ले सकते हो, ये भी बैरक पब्लिश करते हैं. देन यूनिवर्सल पब्लिकेशन है, वो भी करता है. यूनिवर्सल पब्लिकेशन वो भी करता है. EBC है, ईस्टर्न बुक कंपनीज. तो EBC पब्लिकेशन भी काफ़ी फेमस है बैरक में. ठीक है. और कोई अगर लोकल पब्लिकेशन है, ठीक है. इम्पॉर्टेंट चीज़, बैरक के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों होने चाहिए. बैरक के अंदर ही लिखा रहता है, फर्स्ट पेज पे जनरली लिखा था इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो बैरक के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों होने चाहिए. क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे IBC के पेपर में आंसर ढूंढते ढूंढते जो आपको टाइम जाता है वो बहुत कम हो जाएगा. एंड आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर बैरक हाथ में है तो IBC के पेपर में जो ढूंढने में टाइम जाता है वो सीरियसली बहुत कम हो जाता है. एंड यू राइट फास्टर एंड यू गेट द आंसर क्विकर. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ढूंढने में मॉड्यूल और बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होगी, IBC की इलेक्टिव की बुक्स
आईबीसी इलेक्टिव का मॉड्यूल, ये अपने साथ कैरी करना ही पड़ेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यस, वी हैव टू कैरी इट। और इसको कैरी करने का रीज़न ये है, कभी कभी मॉड्यूल से डायरेक्ट केसेस आते हैं, तो पता है कि ये देखो ये रहा केस और आई एम राइटिंग माई आंसर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ CR2 के मॉड्यूल प्लस नोट्स, जो भी हम लोग अभी नोट्स डिस्कस करेंगे ना वो, एंड CR2 का आप नोट्स कैरी कर सकते हो जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिला है, प्लस अगर मॉड्यूल कैरी करना चाहो तो मॉड्यूल भी। ये मैं बोल सकता हूँ कि आपके लिए ऑप्शनल है, मॉड्यूल ऑप्शनल है, क्योंकि आईबीसी के इलेक्टिव का मॉड्यूल जब आप देखोगे तो दे आर डिट्टो सेम। इनफैक्ट आईबीसी के इलेक्टिव का मॉड्यूल काफ़ी वास्ट है, तो अगर आप कोई भी एक मॉड्यूल लेके जाना चाहो, ठीक है। एंड यस, क्लास के नोट्स, क्लास के नोट्स, तो क्लास के नोट्स कैरी करना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास नोट से अपने को आइडिया मिलता है कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो क्लासेस नोट्स आर अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए, दैट्स व्हाट इज द सजेशन। इसको छोड़ के और क्या? वेल, इसको छोड़ के अब आता हूँ क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर, तो आईबीसी का क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, क्वेश्चन 1 जो है वो 40 मार्क्स का होता है, एंड क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 12 मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन पेपर बनता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, देयर इज नो ऑप्शन। सो क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है 1 2 3 4 5 6, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ा मार्क्स गए। ओके, यू लीव अ क्वेश्चन, you lose a mark, like this. Leave the question, lose the marks. इस तरीके से आईबीसी का याद रखना। तो क्वेश्चन 1 सर एक साथ 40 मार्क्स का आता है। वेल, आइडिया ये है, जो अपना क्वेश्चन 1 रहता है वो एक अच्छा खासा केस स्टडी होगा, उसके अंदर A B C D 4 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 10-10 मार्क के। बाकी क्वेश्चन 2 रहता है उसमें A B, क्वेश्चन 3 रहता है उसमें A B, क्वेश्चन 4 रहता है ओके उसमें भी A B, क्वेश्चन 5 उसमें भी A B एंड क्वेश्चन 6 A B। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर रहता है। कभी कभी होता है कि वो लोग एक ही क्वेश्चन 12 मार्क का पूछ ले, यस देयर इज अ चांस। समझा? ठीक है, तो इस तरीके का पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा। और यस, ये वाली बुक्स आपके साथ होनी चाहिए इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर आईबीसी। डायरेक्ट कंपलसरी है, डायरेक्ट आप कहीं से भी वेंडर लोकल बुक स्टोर से ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, अमेजोन पे भी डिस्काउंट्स के साथ मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, और भी कई चीज़ों पे। एंड इलेक्टिव की मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, CR2 की मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है स्टिल गेट इट। एंड क्लास के अपने नोट्स जहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब कैरी करना पड़ेगा। तो इट्स अ मैनेजेबल थिंग, आपके पास आपके जो अच्छा बैग है वो लेके जाना है। ठीक है, अब आता हूँ उसके आगे के पार्ट के ऊपर कि आईबीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें और समझ। ये आईबीसी इलेक्टिव की मॉड्यूल है 9.5 पेपर। काफ़ी हद तक आई वुड से ऑलमोस्ट लाइक CR2 के सारे चैप्टर्स इसने कवर कर लिए हैं, और काफ़ी सेम ही है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा है। तो हम ये सारे पार्ट्स देख चुके हैं, तो उसी के हिसाब से वी विल जस्ट सी वंस एंड देन प्रोसीड विद द
इसका लेसन 1 इवोल्यूशन इन कंडक्ट है, जो CR2 में लेसन 14 होता था। अगर आपको ध्यान हो तो आपने बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी का डिफरेंस पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पढ़ा था, याद है? प्लस उसके साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, कौन सी कमेटी आई थी, अलग अलग कमिटीज़ की इंपॉर्टेंस पड़ी थी। फिर इराडी कमेटी है, देन इराडी कमेटी के नोट्स है, रिकमेंडेशन ऑफ NL मित्रा कमेटी है, उसके इंपॉर्टेंस है। जे ईरानी कमेटी, उसने क्या बोला, हाईलाइट्स ऑफ द कमेटी क्या थे, ओके, टाइमलाइंस क्या हैं, देन हाईलाइट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, वो उसके मतलब फीचर्स क्या हैं, और ये पूरा कोड का डिवीजन, ये पूरा पार्ट आपको CR2 में समझा चुका हूँ कि कैसे है क्या है। The entire part has been covered in CR2। फिर उसके साथ कौन से एक्ट को चेंज किया, कौन से एक्ट को रिपील किया। इंसॉल्वेंसी का अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 पिलर्स, ये भी पूरा पार्ट समझा चुका हूँ। प्लस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी समझ चुके हो, DRT कब आता है, NCLT कब आता है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट्स, एंड इंटरनेशनल कंपैरिजंस। तो US में और US एंड UK के सामने इंडियन कंपैरिजन, तो हमारे पास सेक्शन 4 है, US में क्या है, UK में क्या है, ये सब आपको सिर्फ नज़र से गुजारना है। यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू जस्ट हैव टू ओवरव्यू इट कि अच्छा ऐसे सब चीज़ें भी इस पेज पे है, ओके, इस पेज पे है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड सी इट कि अच्छा ये पेज पे है। तो सेक्शन 8 का कंपैरिजन दिया हुआ है, सेक्शन 13 एंड 14 मॉरेटोरियम का कंपैरिजन है, ओके। सेक्शन 16 एंड 22 दैट इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट का कंपैरिजन दिया है। सेक्शन 17, 18, 25 दैट इज मैनेजमेंट टेक ओवर का कंपैरिजन दे रखा है कि US UK में कैसे चलता है। एंड के साथ साथ ठीक है, चलो और इंसॉल्वेंसी इन US UK ये सब आपने पढ़ा था, ग्रुप 1 ग्रुप 2, कई लोगों ने तो टेस्ट में भी लिखा भी होगा, आप ही लोगों ने क्वेश्चन पेपर दिखाया था। तो इसके अंदर ये भी था, रिपोर्ट्स क्या हैं, ये उसके 3 तरह के मेजर ग्रुप्स होते हैं और 4 तरह के उसके क्राइटेरियाज, सॉरी 5 तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ US का बैंक्रप्सी लॉ। बाय द वे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर US और UK हम लोग क्यों पढ़ते रहते हैं, इंस्टीट्यूट को आज भी उम्मीद है शायद आप बाहर चले जाओगे सर इसलिए, या फिर इसलिए आप पढ़ते रहते हो क्योंकि वहीं से हमने लेके मॉडिफाई करके बनाया है, तो आपको पता तो है कि हमने हिस्टोरिकली या डेटा कहाँ से कैसे अडेप्ट किया है। देन US का बैंक्रप्सी कोड अगर आपको याद है ये भी किया था, चैप्टर 15, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ऐसे सब। एंड देन ये लेसन राउंड अप हुआ, ये था लेसन 1। लेसन 2 था इंट्रोडक्शन टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो इसके अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, ये स्टार्ट कब कैसे हुआ था, कब कैसे हुआ था। देन रिपोर्ट ऑफ बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी क्या थी, अलग अलग कमेटी, तिवारी कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, ये पूरा हो चुका है। नीड फॉर दैट लॉ वाज फेल्ट, इंसॉल्वेंसी कोड को फ्रेमवर्क किया गया था, की ऑब्जेक्टिव्स डाले गए थे, एंड हाउ दिस कोड फंक्शंस, दिस इज हाउ द कोड विल फंक्शन। एंड IBC के अंदर अपने उसके सेलेंट फीचर्स, ये वाला पार्ट भी आपने देखा हुआ है पूरा। एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में IBBI आपको पता है, दिस इज अ सेंट्रल अथॉरिटी, IBBI इज अ सेंट्रल अथॉरिटी। देन पास फंक्शंस के हिसाब से, एंड प्रोफेशनल्स, यस, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रोफेशनल्स, एग्जैक्टली ये सब भी देखा हुआ है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये भी आपने समझा है। आयु कौन होता है, सेक्शन 3 के डेफिनेशंस क्या हैं, सेक्शन 4 के डेफिनेशन 5 के डेफिनेशंस क्या हैं, एंड सेक्शन 79 के डेफिनेशंस क्या है, ये सब डेफिनेशंस का पार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है। ये 79 स्टार्ट्स और कुछ एक जजमेंट्स है, वो जजमेंट अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट एक ओवर
कैप ओवरव्यू की तरह के अच्छा आपने ये सब चीज़ें देखी हुई है। अब अपने को क्या करना है, अपने को जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अपने को जो करना है वो बताता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन आंसर्स, गाइडलाइन नहीं सॉरी, इंस्टीट्यूट के जो केस स्टडीज़ हैं उन सब से सारे से केसेस ले लेके जितने भी है टू द लेटेस्ट केसेस सब डाउनलोड किए थे, उसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए थे। तो वो सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट वे यू विल लर्न बेटर कि क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी? आईबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है आईबीसी का ऑब्जेक्टिव? अगर आप पूछो तो आईबीसी करना क्या चाहता है? आईबीसी अपने आप में एक रेस्क्यू कल्चर, लोगों को ये बताना कि हम कंपनियों को बचाने की कोशिश करें, हम किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। इट इज अ कल्चर वेयर बाय ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज गिवन अ चांस and it can come back emphatically again to prove themselves that failures in life is not the ultimate thing. You have a right to come back. ये था आईबीसी का मेन गोल। द प्रोमोटर्स शुड बी एबल टू कम बैक एंड द स्टेक होल्डर्स शुड बी ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। ये आइडिया, ये क्वेश्चन के अंदर जो केस स्टडी छुपी हुई थी वो ये थी, दैट इज कॉल्ड बिनानी इंडस्ट्रीज। ये सेम क्वेश्चन बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा 2018 NCLT उनके सामने आया था। ठीक है, और इसका आंसर देते समय उन्होंने क्या पॉइंट्स रखे थे, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ये डिसीजन में आया था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी इज टू रेस्क्यू अ फेलिंग बट वायबल बिजनेस। द objective of IBC is to rescue a failing but viable business. A failing but viable business. Clear? And resolution plan. रेजोल्यूशन प्लान क्या है? जो CIRP बनाते हैं उसके बेसिस पे। तो रेजोल्यूशन प्लान is for insolvency resolution of corporate debtor. Resolution plan is for insolvency resolution of corporate debtor. Is for insolvency resolution of corporate debtor as a going concern. As a going concern. The plan should maximize the value of assets. The plan should maximize the value of assets. The plan should maximize the value of assets of corporate debtor and should uh, promote entrepreneurship and should promote entrepreneurship
comma, availability of credit and balance in the interest of all states. Availability of credit, balance the interest फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन प्लान इज नॉट अ सेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. Resolution plan is not a sale of corporate debtor. It is not a sale of corporate debtor. It is not an auction. It is not an auction. It is not recovery. It is not recovery. It is not liquidation. It is not liquidation. ठीक है, तो कोर्ट ये सही सही तरीकों से बोलती है कि रेजोल्यूशन प्लान का मतलब ही होता है कि हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. पेशेंट को बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, कंपनी को बचाने की. हम किसी को बेच नहीं रहे हैं, हम किसी को ऑक्शन नहीं कर रहे, हम किसी से रिकवरी या लिक्विडेशन नहीं कर रहे, हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे. तो whenever there is existence of a real dispute, ये भी क्लियर किया है कि whenever there is existence of real dispute, whenever there is existence of real dispute, the provisions of IBC cannot be invoked. IBC cannot be invoked. Cannot be invoked. IBC is not a recovery forum. IBC is not a recovery forum. Got it? तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके और फिर एडवांस लेवल के सारे केसेस एक एक करके मैं समझाते जाऊंगा. स्टार्टिंग में बहुत बेस लेवल लिया है. तो बिनानी इंडस्ट्रीज के इस केस में एनसीएलटी का जजमेंट इस तरह समराइज होता है कि आईबीसी एक रेस्क्यू कल्चर है. रेजोल्यूशन प्लान्स हमारे लिए एक गोइंग कंसर्न को बचाने का तरीका है. प्लान इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप बनी रहे और स्टेक होल्डर्स को पैसा भी मिले. रेजोल्यूशन प्लान कोई सेल, ऑक्शन या फिर कोई रिकवरी या लिक्विडेशन नहीं है. और आईबीसी तब इन्वोक किया जाता है जब कोई रियलिटी में कोई डिफॉल्ट हो, डिस्प्यूट्स में नहीं. एंड आईबीसी इज नॉट रिकवरी फॉर. और ये जजमेंट में निकल के आया था. सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन और भी कई जजमेंट में हुए थे, वो भी समझाता हूँ. ओके, वो भी समझाता हूँ. जस्ट अ मिनट. सो आईबीसी कोई रिकवरी फोरम नहीं है, ये बारे में बातचीत हो रही थी. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसी से जुड़ा हुआ था और काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है. क्या आईबीसी का मेन पर्पस रिकवरी करने का ही था? क्या लोगों ने इतने सारे केसेस सिर्फ रिकवरी के लिए डाले गए थे? So that was another main question. That is IBC a substitute to recovery forum? Okay, is IBC a substitute to the recovery forum? इस क्वेश्चन का आंसर कई बड़े बड़े केसेस में आके गया है. एक फेमस केस था मोबिलॉक्स इनोवेशंस का वर्सेस किरूसा सॉफ्टवेयर. काफ़ी फेमस केस गया है. इसमें भी इस क्वेश्चन के बारे में उठाया गया था. दैट वाज सुप्रीम कोर्ट का केस था.
The case was Mobilox Innovations versus Iruza Software 2018 सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम पे ये क्वेश्चन जब उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था? दैट वाज अ क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई रियल डिस्प्यूट अपने आप में आता है तो इंसॉल्वेंसी कोड अपने आप में इन्वोक नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि whenever there is existence of real dispute, there is existence of real dispute. Okay, whenever there is existence of real dispute, insolvency code cannot be invoked. Insolvency code cannot be invoked. Full stop. Insolvency code is not substitute to recovery forum. Insolvency code is not a substitute to recovery forum. Okay, it's not a substitute to the recovery forum. Another very famous case जिसके अंदर इस बारे में आया था, that was विजय लक्ष्मी एंटरप्राइज का केस, जिसमें NCLT का जजमेंट आया था। That was विजय लक्ष्मी, ठीक होगा LKSA, विजय लक्ष्मी एंटरप्राइजेस वर्सेस मलाबार होटल्स का केस था। मलाबार प्राइवेट होटल, मलाबार होटल्स प्राइवेट। ये केस 2021 NCLT के हाथ में आया था। यहाँ पे NCLT ने बोला था कि प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड, proceedings under the code are meant to resolve insolvency issues, are meant to resolve insolvency issues, are meant to resolve insolvency issues and not to adjudicate a claim, not to adjudicate a claim. Okay, and not to adjudicate a claim, full stop. The adjudication of claims would be before civil court. The adjudication claim would be before civil court. Okay, so मेन पार्ट ये है कि आप किसी भी तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करो, ना कि उसके ऊपर बैठ के ये सोचो कि क्या ये क्लेम सच में था। NCLT का काम ये नहीं है कि आस्किंग फॉर एविडेंसेस फॉर एडजुडिकेशन। दे शुड रादर कॉन्सेंट्रेट इस बारे में कि अगर क्लेम एडमिट कर लिया जाता है, चीज़ें बराबर है, तो यस देन इट हैज़ टू बी प्रॉपर, नहीं तो केस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, दैट अपार्ट अनदर वन जो
काफी रिसेंट जजमेंट में से एक आया था. That was another famous judgment of Lakshmipat Surana versus Union Bank of India. टू 2021 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था. इस डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि इंसॉल्वेंसी इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन. Insolvency is a beneficial legislation and intended to put that corporate debtor back on its feet. Intended to put corporate debtor back on its feet. Okay. Intended to put the corporate debtor back on its feet and not merely a recovery legislation. Not merely a recovery legislation. Okay, so insolvency is a beneficial legislation so that they can put the corporate debtor back on its feet. But it's not something, it's not something recovery. हम सामने वाले से पैसा ही रिकवरी करें, ये इसका एम कभी ही नहीं था, कतई नहीं था. ओके, इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. ये लक्ष्मीपत का जजमेंट 2021 का काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट्स में से एक हुआ. ठीक है, और फिर अल्टीमेटली इस आंसर को कंक्लूड करते हुए दो फेमस जजमेंट्स और भी हैं जो इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं. एक था डंकन इंडस्ट्रीज का जजमेंट, एक एजे एग्रोकेम के साथ, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही था. डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एजे एग्रोकेम. 2019 सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था. एंड एक और जजमेंट सिमिलर स्टाइल पे था, वो था एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड का केस. एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट versus Sham Metallics, another very famous judgment. Okay, somewhat 58-59 पेजेस का ये जजमेंट था, काफ़ी डिटेल्ड आउट डिस्कशन के साथ, बड़ा जजमेंट था. 2020 सुप्रीम कोर्ट. इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डिटेल डिस्कशन में समझाया है कि आईबीसी है क्या, क्योंकि कई लोग इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे. इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया, क्लाइंट्स आते थे, बोलते थे सर रिकवरी करनी है, तो करो. लेकिन रिकवरी करनी है कि उनका मतलब ये होता था कि सर रिकवरी करनी है तो उनके खिलाफ आईबीसी के केसेस डाल दो. आईबीसी के केसेस इज नॉट अ रिकवरी केस. ये हम लोग क्लाइंट्स को समझा समझा के थक गए थे बहुत बार, बट पुरानी आदत है, इतनी आसानी से जाती नहीं, तो आईबीसी ही रहते थे. ओके. हाँ जोशी, विच डायरेक्ट पब्लिशर डू यू सजेस्ट? आई सजेस्ट यू कैन बाय एनी डायरेक्ट पब्लिशर. ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस ये देख लेना उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस है कि नहीं. ओके, एंड व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो इसके साथ साथ अभी बाकी का पार्ट देखते हैं.
यहाँ पे एक्शन एस्पार का केस आता है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि जो इंसॉल्वेंसी कोड है वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट किस रिस्पेक्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एज पर द एज पर प्रियम्बल टू द कोड, आई वुड से एज पर preamble to the code, as per preamble to the code, the insolvency code is for reorganization and insolvency resolution of corporate debtor. The insolvency code is for reorganization and insolvency resolution of corporate debtor. Full stop. Unless such reorganization is effected in time-bound manner, unless such organization is effected in time-bound manner. So unless such reorganization is effected in a time-bound manner, okay, the value of assets of such person, the value of assets of such person, the value of assets of such person, you can say the value of assets of such person will deplete, will deplete. Full stop. उन्होंने बोला therefore maximization of value of assets of such person, maximization of value of assets of such person, maximization of value of assets of such person, so that they are efficiently run as a going concern, so that they are efficiently run as a going concern, so that they are efficiently run as a going concern is another object of insolvency code, is another object of insolvency code. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है कि इंसॉल्वेंसी कोड के प्रियम्बल को अगर आप ध्यान से देखो तो वो रीऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है, एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, न कि किसी को बेच बाच के कंपनी का पैसा रिकवर करने की। पर आइडिया ये है कि उसके एसेट्स की वैल्यू डिप्लीट होने से पहले ही स्टेप्स ले लिया जाए, सो दैट यू कैन हैव अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। वो अपने आप में एक दूसरा गोल उसमें फिक्स करता है। क्लियर? ठीक है, फाइन। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन ओल्ड कोर्स के अंदर सीआर में भी आ चुका है। क्या आईबीसी अपने आप में कंप्लीट कोड है? क्या इसके अंदर हम लोग दूसरे भी चीजें जोड़ने के बाद आईबीसी बनेगा? नहीं। क्या आईबीसी अपने आप में कंप्लीट कोड है? ये क्वेश्चन काफी फेमस रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 3, is IBC a complete code? Is IBC a complete code in itself?
तो क्या आईबीसी अपने आप में कंप्लीट रहा है? क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? मतलब इस कोड को रेफर करना इज अ रेफरेंस टू द अल्टीमेट, या फिर या ये कह सकते हैं कि जस्ट द डिसीजन ऑफ अदर एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू आईबीसी, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट कोड। क्या दूसरे एक्ट्स अब आईबीसी को अप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? तो जस्ट द डिसीजन ऑफ अदर एक्ट्स, और यू कैन से डज decisions of other acts do not apply to IPC। ठीक है, ये क्वेश्चन उठ के आया था एक फेमस केस में, बहुत ही फेमस केस था, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक का। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 2018 का ये जजमेंट था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था आईबीसी के बारे में। ठीक है, आईबीसी का मेन पार्ट जो उसको एक कंप्लीट कोड बनाता है, एनीबडी नो दैट सेक्शन? एनीबडी नो दैट सेक्शन जो उसको एक कंप्लीट कोड बनाता है? आईबीसी का मेन पार्ट, उसका कोर पार्ट जो उसको एक कंप्लीट कोड बनाता है, किसी को वो सेक्शन पता है? ओके, वेल दैट मेन पार्ट जो उसको कंप्लीट कोड बनाता है, उसका जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्शन 238। दैट इज कॉल्ड सेक्शन 238। समझा? 238 एक ऐसा सेक्शन है जो आईबीसी को एक अपर हैंड देता है, उसको एक अपने आप में मेन कोड बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या बोलता है और कैसे उसको मेन कोड बनाता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्कस किया है, वो मैं समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्शन लिखते सेक्शन 238 ऑफ आईबीसी प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 238 provides that the provisions of this code, the provisions of this code shall not affect, shall, sorry, the provisions of this code shall have effect, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith, standing anything inconsistent, notwithstanding anything inconsistent therewith, okay, contained in any other law for the time being in force, contained in any other law time being in, contained in any other law for the time being in force, or any instrument having effect by virtue of law. Any instrument having effect by virtue of law. Okay, so it's very clear, it's damn clear कि आईबीसी के अंदर सेक्शन 238 बोलता है that the code will prevail on any law, any kind of contract or anything that overrides the code. The code will prevail on that. That's what section 238 is. Okay, सुप्रीम कोर्ट इसके आगे बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आईबीसी इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट, सारे एक्ट्स को मर्ज करके बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट held that IBC
is a consolidating. IBC is a consolidating act. It is complete and exhaustive. Complete and it is complete and exhaustive in matters dealt therewith. In matters dealt. It's very complete and exhaustive in the matters dealt therewith. The code is a parliamentary law. The code is a parliamentary law. The code is a parliamentary law that is exhaustive on subject matter of insolvency. That is exhaustive on subject matter of insolvency. Okay, so that is exhaustive on the subject matter of insolvency. That's why the code is very famous. Okay, और ये कहाँ पे कवर होता है? Anybody remember? पार्लियामेंट्री लॉ है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहाँ पे कवर होता था? लिस्ट 1 to 3. Which list? It is covered in list 3. अभी रिसेंट जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आईबीसी के प्रोविजंस पे दोनों स्टेट एंड यूनियन लॉ बना सकते. So it is covered in entry 9 of list 3 of schedule 7 which reads as bankruptcy and insolvency. ओके, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकता है. यस, आप लोगों ने, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट, एक एक्ट है, सॉरी, एमडी, महाराष्ट्र स्टेट्स डिपॉजिटरी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, एमडीआईपी एक्ट करके फेमस है. तो ये इंसॉल्वेंसी होने के बाद जो डिपॉजिट्स जो लोग देते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट पे भी है. तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी और इसके लिए लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और सेंट्रल भी. यस, तो सेक्शन 238 को सुप्रीम कोर्ट साइट करके बोल रहा है, देखिए आईबीसी अपने आप में हर चीज को ओवरराइड करने की ताकत रखता है और ये कोई मामूली एक्ट नहीं है, ये कई एक्टों को मिला के कंसोलिडेट करके बनाया गया एक्ट है और ये अपने आप में कंप्लीट एग्जॉस्टिव है, जिसके अंदर इसके दिए हुए सारे प्रोविजंस कवर्ड है जो इसको एक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को चलाने के लिए जरूरत होती है. तो ये दूसरे एक्ट से इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित नहीं होता. इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इट हैज इट्स ओन थिंग्स टू बी डन. ओके, सो इसीलिए आईबीसी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे है एंड आईबीसी के अंदर प्रोविजंस के हिसाब से आईबीसी को एक कंप्लीट कोड बोला जा सकता है. एक कंप्लीट कोड बोला जा सकता है. ठीक है, क्लियर. अभी इसके अंदर एक रीसेंट जजमेंट आया था और उस केस में, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, उस केस में बोला गया कि ना सिर्फ आईबीसी कंप्लीट कोड है बल्कि आईबीसी अब गारंटर्स को भी, पर्सनल गारंटर्स को भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि एक कॉर्पोरेट डेटर को एप्लीकेबल है. तो कल को आज को गारंटर्स ये बात करके बोल के बच नहीं सकते कि हम लोग तो इंडिविजुअल्स हैं. नहीं, आईबीसी उनको भी उतना ही एप्लीकेबल है. So that way IBC has become a, you can say, exhaustive code applicable to the guarantors also. Okay.
ये क्या है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक जजमेंट जो मैं साइट करने वाला हूँ वो था ललित कुमार जैन का जजमेंट। एग्जाम में हो सके तो जितने भी आंसर्स लिखो सब जजमेंट से लिखना। अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट के शीट में जजमेंट्स कवर है मैं सारे कवर कर दूंगा अपनी तरफ से लेटेस्ट वाले के साथ। तो एग्जाम में टॉपिक्स आपको पता ही है, क्वेश्चन इज रादर अ टॉपिक। ये जितने भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से टॉपिक है। तो प्लीज़ जजमेंट के साथ लिखना, क्योंकि मैं जानता हूँ आईबीसी के पेपर में उसको जो एग्जामिनर है वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आप जजमेंट, और वैसे भी ओपन बुक है तो जजमेंट के साथ लिखो, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो फेमस था ललित कुमार जैन वर्सेस वर्सेस, हाँ बोलो ना मैडम। शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट में सीएसआर का है, तो आईबीसी में क्या बोल रही है, दो अलग अलग एक्ट को जोड़ रही है। दैट कुड बी द हाइट ऑफ इग्नोरेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं और तू कहाँ जोड़ रही है। ठीक है, फाइन। तो ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जजमेंट आया था एंड इट वाज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, बाय द वे ये जो शेड्यूल 7 में बोल रहा हूँ ये आईबीसी भी नहीं बोल रहा हूँ, ये शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। एंट्री 9 लिस्ट 3 शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो तुमने पढ़ा था ना। ठीक है, याद रखना जिसको भी अगर ध्यान में आया हो तो। अच्छा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नाउ, द वर्ड इज नाउ, द provisions of insolvency code, the provisions of insolvency code is applicable to personal guarantors, of corporate debtor as well. Thus, approval of resolution plan does not ipso facto okay? By the way, ipso facto का मतलब होता है by, does not ipso facto discharge a personal guarantor of a corporate debtor of his or her liabilities under contract of guarantee। करेक्ट, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया। ओ सॉरी, ललित था। हाँ या करेक्ट, थैंक यू सर कशिश। इट वाज ललित नहीं, ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, so it does not ipso facto discharge a guarantor। इसका मतलब if I say a loan has been taken by a company, and let's say Gunjan was standing as a guarantor to that। ठीक है, Gunjan was standing as a guarantor that। अब इस केस में हुआ क्या था, लोन कंपनी ने लिया था, गुंजन गारंटर थी, कंपनी के अंदर CIRP हुआ। एज अ रिजल्ट CIRP का मतलब लोन रीपे करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशन एप्लीकेंट्स आ गए।
तो गुंजन का कहना है कि जब लोन रीपे करने के लिए रेजोल्यूशन प्लान हो गया तो गारंटी खत्म। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। गारंटी तब तक खत्म नहीं होती जब तक क्रेडिटर या प्रिंसिपल डेटर का डेट डिस्चार्ज नहीं होता या क्रेडिटर तुम्हें छोड़ ना दे। याद आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, श्योरिटीज लायबिलिटी। गॉट इट? So in simple words, guarantee does not get over just because किसी ने resolution plan submit कर दिया. So that does not put an end to the guarantee or any other ways. Clear सबको? ठीक है। बाय द वे डोंट वरी, गारंटी एक पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है आगे अपने डिस्कशंस के लिए, तो बहुत कुछ और भी समझ में आएगा। ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेंथ एंड साइज थोड़े बड़े थोड़े इफेक्टिवली शुरू करता हूँ। ये तो ब्रीफ था, अब धीरे धीरे चेंज करना शुरू करता हूँ। चलो लेट्स टेक इन अनदर क्वेश्चन। एक अच्छा केस आया था। केस ऐसा था, डिफॉल्ट हुआ था एक कंपनी का। ये कौन सा नंबर है? ये फोर्थ नंबर। A default was occurred. Default was occurred after 25th March 2020. 25th March 2020. So default was occurred after 25th of March 2020. Okay? Of a company due to COVID situation and lockdown. Due to COVID situation and lockdown. So due to COVID situation and lockdown. Full stop. Will such company have protection under IBC? Will such company have protection under IBC? चलो कौन बता रहा है कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं? हसन से सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, और कोई कुछ बता रहा? अरे वाह, कौन बोला? बराबर बोला ऋषभ। 10A 10A is a section that we are reading. पर अगर होपफुली अगर आपके हाथ में डायरेक्ट होता तो मैं एक और चीज बताता। 66 सबसेक्शन 3 भी साथ में पढ़, तो 10A एंड 66। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो उठा था, ये उठा था एक केस में, दैट वाज रमेश के केमाल versus Siemens Games Renewable Private Limited. Siemens Games Renewable Private Limited। 2020 में ये केस NCLT के हाथ में आया था with this question of law, और सेम केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आया था, क्योंकि NCLT में हारने के बाद उन्होंने अपील डाली थी, तो दोनों का लगभग जजमेंट एक ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। तो जजमेंट क्या था? जजमेंट ये था कि CIRP एप्लीकेशंस के लिए एक पीरियड दिया गया था। आपको याद है वो पीरियड? 25 मार्च कोरोना शुरू हुआ था। ओके, तो उस पीरियड के हिसाब से दोनों ने एक ही बोला कि देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर CIRP, देयर इज नो application for CIRP can be filed if default occurs
if default if default occurs during 25th March 2020 to 24th March 2021, ये वो एक साल का पीरियड था. ओके, क्लियर. तो अगर आपका डिफॉल्ट 25 मार्च 2020 से पहले है तो चलेगा. तो दोनों ने बोला था यस. दिस प्रोटेक्शन does not apply to default prior to 25th March 2020. Prior to 25th March 2020. तो कोविड की सिचुएशंस को देखते हुए अगर वो डिफॉल्ट 25 मार्च से लेके इस 24 मार्च 2021 तक हुआ है तो उसके अंदर कोई भी CIRP का केस फाइल नहीं हो सकता. और इसके लिए जो आपने सेक्शंस बोले थे बराबर है. दैट सेक्शन इज फॉलो. इस केस में भी वही सेक्शन फॉलो किए गए थे 10A एंड सेक्शन 66 सबसेक्शन 3. डोंट वरी, 66(3) भी आपने नोट्स में लिखा हुआ है विद रिगार्ड टू अपील्स और वो सब डिफॉल्ट्स के रिगार्ड. ठीक है. तो 10A एंड 66(3) के हिसाब से कोई भी डिफॉल्ट अगर इस पीरियड में, इस फ्रेज में, इस टाइम पे होता है तो वो डिफॉल्ट नहीं है. ओके, ठीक है, फाइन. सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन कि किस टाइम पे. इसलिए कोविड का सिचुएशन का क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट तक आ सकता है. I still have, you can say skeptical about it. It may come. So अभी तक हमने डिस्कशन वो रखा हुआ है. So it's a provision also. ठीक है, फाइन. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस केस में आया. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस केस में आया. दैट वाज द फिफ्थ वन. क्वेश्चन ऐसा था कि डज IBC अप्लाई टू restructuring of financial service providers? Financial service providers. Do you think IBC still applies to the restructuring of financial service providers? कौन बता रहा है? कौन सा सेक्शन? ये पूरा सेक्शन बेस्ड है. दिस इज नॉट अ केस लॉ. कौन सा सेक्शन? नहीं. टेक परफेक्ट सुबह. सेक्शन 3 सबसेक्शन 7. गो एंड रीड इट अगर आपके पास ओपन बुक रखी है तो. सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 एक ऐसा सेक्शन है जो इसके अंदर काफी बैंग ऑन हिट हुआ था. ठीक है. सो अगर आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ IBC की बात करो, यहाँ पे आंसर्स में डिस्कस करते समय, आंसर का डिस्कस करते हुए एक तो मैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ IBC की बात कर सकता हूँ. अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ IBC कौन सा सेक्शन? अरे यार, सेक्शन 2 इज एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 4 इज CIRP. दोनों में फर्क है. गड़बड़ मत करो. मैंने बोला एप्लीकेबिलिटी ऑफ IBC. आई नेवर आस्क्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ CIRP. ओके. not applicable to financial service provider. ये वाला पार्ट आपको मिलेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में. सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में. ठीक है. तीसरा पार्ट सेक्शन. अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है?
गलत जवाब। इस तरह आप ये गेम छोड़ देते। सेक्शन 3 सबसेक्शन 17 में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। गॉट इट। ये ओपन बुक है और यही उसका मजा है कि अगर हमको सही जगह नहीं मिली तो हम गलत जवाब दे सकते। ओके, ऐसे गलत जवाब बाजू वालों को देते रहना एग्जाम। अच्छा, अब यहाँ पे आरबीआई ने एक अच्छा नोटिफिकेशन डाला था समवेयर अराउंड 2019। उन्होंने क्या बोला था कि जो एनबीएफसीज है और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिनका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट नेटवर्थ है, जिसको आप एसेट साइड्स बोल सकते हो, तो उनको आईबीसी एप्लीकेबल होगा। ये एक एक जोरदार क्लैरिफिकेशन था जिसने आईबीसी को पहली बार फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर एप्लीकेबल किया। तो वो क्लैरिफिकेशन क्या था वो लिख देता हूँ। एज पर आरबीआई सर्कुलर dated 18th November 2019, the provisions of Insolvency Code have been made applicable have been made applicable to insolvency of NBFC which includes housing finance companies company with asset size of rupees 500 crores or more as per last audited balance sheet। Got it? तो अब आप आईबीसी का प्रोविजंस फाइनेंस कंपनीज को भी एप्लीकेबल कर सकते हो, सारी नहीं लेकिन एनबीएफसीज या एचएफसीज जिसका 500 करोड़ से ऊपर का एसेट साइज है। तो ओके, so that's another good one coming into picture. Clear? Another one. ये था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, चलो अब आपसे थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए। इस क्वेश्चन को हम सेक्शन बेस्ड ही रखा है। तो ये था, हु इज पर्सन अंडर आईबीसी, हु इज पर्सन अंडर आईबीसी। अपनी सीआर वगैरह की मॉड्यूल रेडी रखना। इज ट्रेड यूनियन अ पर्सन, and does IBC cover person resident in India and outside India also? Does IBC covers person resident in India and outside India also? ठीक है,
तो मुझे आपसे क्या जानना है इस आंसर के लिए? आंसर के लिए मुझे आपसे जानना है, एक, पर्सन कहाँ लिखा है? दूसरा, क्या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए कुछ लिखा है? और तीसरा, क्या PROI के लिए कुछ लिखा है? चलिए, तो आपका समय और शुरू होता है अब। टिक टिकी जी चल रही है। ओके, चलो सोचो जल्दी। पर्सन डेफिनेशंस के सेक्शन में ही मिलेगा, हिंट दे रहा हूं आपको। कहाँ पे मिलेगा? 3579, ये तीन ही डेफिनेशंस के सेक्शन में। तो पर्सन मिलेगा, टाइम अप हो गया, किसी का जवाब नहीं आया। सेक्शन 3 सबसेक्शन 23, पर्सन रेसिडेंट इंडिया के लिए आईबीसी एप्लीकेबल है? यस सर, यही सेक्शन 3 सबसेक्शन 24 में दिया हुआ है। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 25 में रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का भी डेफिनेशन दिया है। तो इसका मतलब आईबीसी तीनों पार्ट को एप्लीकेबल है। यस। अब आया ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के लिए एक लैंडमार्क केस आया था, जिसने उस टाइम के जजमेंट एनसीएलटी और एनसीएलटी के जजमेंट को घुमा दिया था। दैट वाज अ वेरी बिग लैंडमार्क केस। दैट वाज जेके जूट मिल्स, जेके जूट मिल्स मजदूर मोर्चा वर्सेस जुकीलाल कमलापत जूट मिल्स। जुकीलाल कमलापत जूट मिल्स लिमिटेड। ये था 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें यही क्वेश्चन उठा था कि क्या ट्रेड यूनियन एक पर्सन है? क्या ये आईबीसी में डिफाइंड किए गए पर, क्योंकि आईबीसी के पर्सन के डेफिनेशन में ट्रेड यूनियन वर्ड नहीं लिखा है, तो क्या ये आईबीसी में डिफाइंड पर्सन है? ये अच्छा क्वेश्चन उठा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ट्रेड यूनियन इज अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ट्रेड यूनियन इज अ पर्सन as it is covered by Trade Union Act, as it is covered by Trade, as it is covered by Trade Union Act, even though not established in that act, even though not established in। तो ये एक जजमेंट अपने आप में जोरदार जजमेंट था। जोरदार इसलिए था क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट भी ट्रेड यूनियन को एक सेपरेट लीगल एंटिटी करके आइडेंटिफाई नहीं करता। इट्स अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस कमिंग टुगेदर, एंड यस, दिस एसोसिएशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन। लेकिन जैसे कंपनी लॉ में कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रेड यूनियन इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर द ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है इवन दो इट इज नॉट एस्टैब्लिश इन दैट एक्ट, लेकिन वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन ओसी बन के केस फाइल कर सकता है, बिकॉज इट इज अ पर्सन। ये जजमेंट ने पर्सन के डेफिनेशन को एक झटका दिया कि इवन ट्रेड यूनियन और एन एंटिटी, हाँ, ट्रेड यूनियन कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऑन एन एंटिटी, ओके, विच हैज अ नेचर ऑफ सच रजिस्टर्ड एंटिटी, तो उसको भी अलाउ किया गया है एज अ पर्सन। तो और सुप्रीम कोर्ट का कहना था इट्स अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, वर्कर्स को नहीं अलाउ करके किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ट्रेड यूनियन इज अ एंटिटी, यस इट इज कवर्ड बाय दैट। ठीक है, समझा? तो दैट वाज अ रियल गुड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम ट्रेड यूनियन साइड। ठीक है,
उसी तरह एक और अच्छा क्वेश्चन डेवलप हुआ था टाइम के हिसाब से, 6th वन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ये क्वेश्चन आया था आई बिलीव एनसीएलटी के सामने, दैट इज application was filed by a writership firm and not in name of proprietor. NCLT dismissed the application as proprietorship firm is not legal entity. Proprietorship firm is not a legal entity. The proprietor desirous of filing appeal to NCLAT advise. So this was a good case, another one. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन जिसमें उठा था पहले वो बता देता हूँ और ये केस क्या है. This question came up in Mateshwari Minerals Proprietorship Firm versus Jet Ranisto Private Limited, 2021. Decision given by NCLAT. ठीक है, सो केस में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था? इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो दुकान का नाम रखा गया था, दुकान का नाम ये था मातेश्वरी मिनरल्स प्रोप्राइटरशिप फर्म. मिस्टर मातेश्वरी ने अपने दुकान के नाम यानी अपनी प्रोप्राइटरशिप के नाम पे केस फाइल किया था क्योंकि उनको जेट ग्रीटो से पैसा रिकवर करना था. लेकिन एनसीएलटी ने बोला प्रोप्राइटरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी है ही नहीं. तो ये केस मिस्टर मातेश्वरी को अपने पर्सनल नाम पे फाइल करना चाहिए था, न कि दुकान के नाम पे. इवन दो उसने जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस किए थे वो क्रेडिटर्स वगैरह सारी चीजें साबित कर रहे थे, लेकिन एनसीएलटी ने उनका केस डिसमिस कर दिया. अब सवाल आपसे पूछा गया है कि ये अपील फाइल करना चाहते, क्या इनकी अपील मेंटेनेबल होगी? क्या एनसीएलटी इनको सपोर्ट करेगा? ओके, चलिए जानते हैं आगे. एनसीएलटी ने बोला इनफ इज इनफ. अरे टेक्निकल ग्राउंड्स पे केस इस तरह से डिसमिस नहीं करते अगर बाकी के एविडेंसेस एज पर आईबीसी आर सफिशिएंट. अगर वो कंप्लीट है, आईपी का अपॉइंटमेंट बराबर हुआ है और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने अपने क्लेम्स को साबित किया हुआ है, 1 करोड़ के ऊपर का क्लेम था वो भी साबित हुआ था, यहाँ तक कि इनवॉइस एंड डिमांड कॉपीज भी बराबर से भेजी गई है, तो फिर रिजेक्शन का ग्राउंड इस पॉइंट पे क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से था, एनसीएलटी ने बोला ये ठीक नहीं है.
तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कैंसलेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट एनसीएलटी समझा। ये था उनका जजमेंट कि अगर आईबीसी के प्रोविजंस मीट होते हैं तो जस्ट बिकॉज किसी ने बराबर से नहीं केस किया, दैट इज नॉट द वे ऑफ कैंसलिंग द केस। तो यहाँ पे जजमेंट ये आया था कि एनसीएलटी ordered NCLT order on rejection of application on technical ground rejection of application on technical ground is not feasible, is not feasible. Appellant, यहाँ पे appellant का मतलब हुआ मातेश्वरी मिनरल्स वाले। तो appellant should be allowed to amend, should be allowed to amend the application in the name of proprietor and suffix, ठीक है। होप आपको याद हो सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो सफिक्स नाम के बाद, तो सफिक्स दैट he is sole proprietor of proprietary firm, he is sole proprietor of proprietorship firm can be added, ठीक है। तो ये बोला था एनसीएलटी ने कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट करना कोई फिजिबिलिटी हमें भी नहीं लगती है, और जो आप लोगों ने किया है वो कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं लग रहा। एज अ रिजल्ट उन लोगों को इस तरह का कैंसलेशन अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझा। हाँ बोलो। तो चलो समझाइए अभी आईबीसी के बारे में, जो बाकी की चीज़ें और जो बाकी की बातें हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है अपना 78। केस ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने केस फाइल किया था, ये अपने मॉड्यूल से याद है। अभी आईसीआईसीआई बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक फाइल्स एन एप्लीकेशन under section 7 of IBC, against corporate debtor, in NCLT, ठीक है। अब हुआ क्या, जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने एक ग्राउंड लिया। द कॉर्पोरेट डेटर कंटेंट्स, द कॉर्पोरेट डेटर कंटेंट्स that they enjoy special privilege, that they enjoy special
privilege under Maharashtra relief undertaking Special Provisions Act. ओके और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की रिलीफ उनको मिली गई है, दैट इज दे हैव गॉट अ रिलीफ, कि उनको उनसे रिकवरी का काम नहीं किया जाएगा ओके जब तक उनकी कंपनी का रिवाइवल या रिस्ट्रक्चरिंग ना हो जाए। ये रिलीफ प्रोविजन है। तो उनका कहना था कि देयरफॉर आईबीसी कैन नॉट बी इन्वोक्ड against IBC cannot be invoked against them. Okay. Now, is this contention tenable? Is this contention tenable? क्या ये सही था या फिर ये गलत था? ठीक है। ये वाले सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास और भी कई केसेस में आए थे, जैसे एक टी एक्ट का केस था, टी इंडस्ट्रीज के अंदर टी एक्ट प्रोटेक्ट करता है। दूसरा केस था तमिलनाडु इंटरेस्ट एंड डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरा केस था रेरा के अंदर अगर रिकवरी हो रही है तो आईबीसी। याद रखना सबके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बाकी सारे एक्ट रिकवरी के लिए है, आईबीसी रिकवरी का प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब के लिए इसमें क्रक्स ऑफ द जजमेंट यही था कि यहाँ पे हम जो रेफर करेंगे दैट इज आपको याद है कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? सेक्शन 238। अभी तो ऊपर लिखा ओवरराइडिंग प्रोविजंस। ओके अभी ऊपर लिखा ओवरराइडिंग प्रोविजन। तो ओवरराइडिंग प्रोविजंस के लिए सेक्शन 238 रेफर करेंगे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीज आपको ओवरराइड कर देगा। ओके ये चीज आपको ओवरराइड कर देगा। ठीक है चलो तो ये ओवरराइडिंग प्रोविजन के हिसाब से क्या बोलता है कैसे बोलता है वो चीज समझाता हूँ। यहाँ पे क्रक्स मैं पूरा समझा देता हूँ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऐसे जो भी डिसीजंस आए थे उसमें एक अल्टीमेट डिसीजन ये दिया कि आईबीसी प्रोविजंस will prevail over तो आईबीसी के प्रोविजंस इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। किसके ऊपर? एक महाराष्ट्र रिलीफ ऑफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ठीक है। या फिर अगर कोई प्रोटेक्शन ले रहा है तो सेकंड वाला गवर्नमेंट परमिशंस under T Act, okay, not required. Third, over Tamil Nadu protection of interest of depositors Act, and fourth, over RERA. Okay,
सो यही पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट क्या समझा रहा था कि अगर आप रिकवरी के लिए जाते हो तो ये सारे एक्ट आपको प्रोटेक्शन शायद दे सकते हैं, लेकिन आईबीसी एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं है। हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते कि हम आपके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं कर रहे, हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम कंपनी को वैसे का वैसा ही रख रहे हैं, बस इसमें मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा या फिर कंपनी में कहीं से फंड्स आ जाएंगे। दैट्स व्हाट द प्रोविजन। तो हम आपकी कंपनियों को बंद करने का या ऐसा कोई करने का कार्यक्रम नहीं कर रहे। Got it? तो इसलिए आईबीसी के प्रोविजंस फिर एप्लीकेबल नहीं होंगे, सॉरी ओवरराइड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो चाहे महाराष्ट्र का एक्ट हो या टी एक्ट में केस करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, नहीं चाहिए। आईबीसी का केस बिना गवर्नमेंट परमिशन के भी हो सकता है, या फिर तमिलनाडु इंटरेस्ट के अंदर आईबीसी उसको रोक सॉरी, क्या तमिलनाडु प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आईबीसी को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इट विल प्रिवेल ओवर देम। क्या रेरा रोक सकता है? नो, इट विल प्रिवेल ओवर देम टू। क्लियर सबको? ओके, तो इस तरीके से आईबीसी का प्रोविजन हर एक चीज के ऊपर प्रिवेल करेगा। वेरी गुड, ठीक है, चलो। तो नाउ वी हैव गॉट द गुड हैंग ऑफ थिंग्स। अब आपको धीरे 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 अब थोड़ा अलग लेवल के और क्वेश्चंस आते हैं। बोलो। No, rather it protects. Even the constitution says that when a law is framed by central government, no state law can overwrite it. एग्जैक्टली और स्विस रिबन्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को डिस्कस किया है कि इवन द स्टेट हैज अ पावर टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, बट दैट डजंट मीन इट शुड ओवरराइट or even have the pith and substance should be overwriting the main part, that is the substance of the central legislation. Got it? और ये central legislation है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स आप या अपने जो भी डेट रिकवरी पर्सन्स के लिए आप अपने स्टेट पे लॉ बनाएंगे, लेकिन जब अगर कोई आईबीसी में आएगा देन आईबीसी हैज अ ओवरराइडिंग पास। ठीक है, चलो फाइन। तो लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। थोड़ा रिलैक्स करो क्योंकि तुम लोग धीरे धीरे करके समझना है इसको। ठीक है, तो एग्जैक्टली 5 मिनट्स लेटर